Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हमारे मेहमान विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर जगांवकर साहब और एएस बैल साहब हमारे साथ हैं। बिहार की बहुत सी खबरें आज हैं, आइए उनका एक एक करके विश्लेषण शुरू करते हैं। बिहार में इलेक्शन कमीशन की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की जो एक्सरसाइज चल रही है, इसके खिलाफ आप सब जानते हैं कि विपक्षी दल सारे के सारे एकजुट हैं। नामबंद में सुप्रीम कोर्ट में भी मामला ले जाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई है। 9 जुलाई को पटना में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ सरकार और इलेक्शन कमीशन को ओपन धमकी भी दे रहे थे। अब इसी एसआईआर के जरिए एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। वोटर लिस्ट रिवीजन में जो बीएलओज जुटे हुए हैं, उनके हवाले से एक बड़ी खबर आई। इसके बाद चुनाव आयोग बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन की तैयारी में भी है। चुनाव आयोग के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि बिहार में वोटर लिस्ट में ये रिवीजन करते वक्त एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने हुआ। चौंकाने वाला तो नहीं, लेकिन बड़ा है, क्योंकि जानते सब थे इस बारे में। बीएलओ ने यह दावा किया है कि वोटर लिस्ट में भारी तादाद में बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के लोग भी शामिल हैं। इनकी पहचान एसआईआर के दौरान हुई है। ये संख्या कितनी है ये किसी ने नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि बड़े पैमाने पर हमें बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के लोग मिले जो वोटर नहीं हो सकते, जो किस जरिए भारत में आए हैं ये भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे घुसपैठियों के नाम चुनाव आयोग लिस्ट से हटाएगा, ये इलेक्शन कमीशन के सोर्सेस कह रहे हैं। साथ ही गृह मंत्रालय ने भी इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और इन घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। तो ये खबर इस वक्त चल रही है। और जब यही सवाल तेजस्वी यादव से भी पूछा गया तो उन्होंने बड़ा अटपटा सा और अजीब सा बयान दिया। रिपोर्टर ने कहा कि साहब ये तो ऐसा इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, घुसपैठिए हैं बड़ी तादाद में, और इनका नाम नहीं हमने वोटर लिस्ट में हम जाने देंगे। अब इसको और वेरीफाई किया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पक्का हो गया है कि यहाँ पर इलीगल लोग रह रहे हैं। अच्छा, ये भी बता दूँ आपको कहाँ पर, मुख्य तौर पर सीमांचल इलाके में। सीमांचल के जो 4 ज़िले हैं, कटिहार, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, इन 4 जिलों के अंदर ही बड़े पैमाने पर ये इलीगल्स जो हैं वो रह रहे हैं। उनसे पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कहा, आप क्या कहेंगे तेजस्वी यादव? तो उन्होंने कहा इसका सोर्स बताइए, ये खबर कहाँ से आई आपके पास? तो उन्होंने, रिपोर्टर ने कहा, सूत्रों से हमें पता चला है। तो उन्होंने बयान दिया, अभी सुनाऊंगा आपको। तेजस्वी यादव ने कहा, हम ऐसे सूत्रों को मूत्र मानते हैं। ये जवाब था तेजस्वी यादव का। तो इस पर फिर एक प्रशांत किशोर का रिएक्शन भी आया है, क्योंकि वहां विपक्ष जो है वो यही डर ही दिखा रहा है कि ये घुसपैठियों के नाम पर न जाने कितने लाख लोग जो हैं वो वोटर लिस्ट से बाहर करने की साजिश की गई है। सुनिए आप। क्या चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है, या कि कहां से खबर आई? सूत्र बताते हैं। हम उस सूत्र को, वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं। अगर वो बता रहे हैं कि इसमें नेपाली, बांग्लादेशी हैं, तो ये बड़े चिंता की बात है, क्योंकि इसी इलेक्टोरल रोल से अभी 1-1.5 साल पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है। मोदी जी उसी इलेक्टोरल रोल से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि जिस इलेक्टोरल रोल से लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी या दूसरे गैर कानूनी लोग वहाँ पर उस इलेक्टोरल रोल में हैं? और दूसरी जो बड़ी बात है कि अगर ये लोग बिहार में आके रह रहे हैं, तो बिहार में तो भाजपा की, नीतीश की ही सरकार है, ये लोग कैसे रह रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी चिंता का बात है। और कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पर हैं, घोटाले का चस्पा लगा हुआ है शरीर पे, तो भाषाई रूप से लंपटाई कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अगर कोई खबर चला, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन वो मुद्दा है, तो आप इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहते हैं और इस ढंग की भाषा बोलना नहीं, सूत्र नहीं। यह बताता है कि तेजस्वी यादव
अपने घर में भी ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करते होंगे। तो दो मुद्दे सामने आए अभी जो आपने बयान सुने उसमें। एक तेजस्वी यादव का रिएक्शन जिस तरीके से आया, मतलब वो इसका एक तो ठीक है, ये तो भाषा का तो कौन सही कहेगा, लेकिन इसका मतलब ये कि वो इस मुद्दे को कोई मुद्दा मानते ही नहीं एक्चुअली, कि ये इशू ही नहीं होना चाहिए बिहार के चुनाव में कि घुसपैठिए रह रहे हैं तो उनको वोट ना देने का अधिकार ना दिया जाए। और दूसरा जो प्रशांत किशोर ने कहा कि इसी वोटर लिस्ट पर या इन्हीं वोटरों के वोट पे तो आपने इलेक्शन 2024 का भी कराया लोकसभा का, तो उस वक्त आपको क्यों नहीं ये बात समझ में आई, अब आपको विधानसभा में समझ में आ रही है कि घुसपैठिए जो हैं यहाँ पर रहते हैं। त्रिपाठी जी। नहीं सौरभ जी, देखिए प्रशांत किशोर अभी बहुत दमखम के साथ वहाँ लड़ रहे हैं, उनको बड़ी उम्मीदें हैं और कोई भी व्यक्ति यही बात बोलेगा, बड़ा अच्छा भी लगता है कि अच्छा इसका मतलब तो वो चुनाव भी घुसपैठियों के वोट पर हो गया। अरे भाई, प्रशांत किशोर तो बहुत समझदार, बहुत शार्प माइंडेड व्यक्ति हैं। इंदिरा गांधी जी ने कहा था हमारे यहाँ घुसपैठिए घुस आए हैं, तो क्या तब से जितनी सरकार है, इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, सब कोई तो तर्क होना चाहिए ना। हमें पता है कि हमारे देश में घुसपैठिए हैं, चुनाव आयोग उसको पकड़ने की प्रक्रिया कर रहा है, तो कह रहे नहीं नहीं अभी कल तक नहीं हुआ, तो ये तो वही हो गया कि तब लिखो जब सब चोर पकड़ के ले आओ तब लिखो। ये कोई कुतर्क वाली बात हो गई ना। और मैं मतलब ये कल मैं सोच रहा था भाई कि कहां ये चुनाव जा रहा है। अभी तक मैं ये बार बार कहता आ रहा हूं कि जो तेजस्वी यादव हैं उनके इर्द गिर्द पूरा चुनाव हो रहा है, और अब मुझे लगता है कि अब एकदम उनके ही इर्द गिर्द हो रहा है। हम लोगों ने कहानी कुर्सी की चर्चा की थी कि भाजपा चाहती है कि तेजस्वी की चर्चा ना हो, लालू जी की ही चर्चा हो। अब आप सोचिए, तेजस्वी यादव ने ये जो बयान दे दिया, इसके बाद किसी और तरह का डर दिखाने की आवश्यकता है क्या? तेजस्वी यादव एक हफ्ते पहले कह चुके हैं कि हम अपने समर्थकों से कहेंगे सब अखबार बंद करा दो, गांव में मत घुसने दो। ये एक हफ्ते पहले का बयान है। कल उन्होंने ये बयान दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ? तेजस्वी यादव उस रंग में आ रहे हैं जिस रंग से बिहार डरता है, जिस रंग की वजह से 90 के दशक में लोगों ने अपने खेत खलिहान बेचकर, अपनी जमीन जायदाद बेचकर अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को सुरक्षा के लिहाज से बिहार से बाहर निकाल दिया था। और हम लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को ही जिम्मेदार ठहराएंगे, लेकिन जरा सोचिए इस तरह की जब बयानबाजी होगी तो लोगों को याद वो वाला जमाना आएगा, शहाबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन, पूरा बिहार कैसे उस पर भी आज दो खबरें हैं हमारे पास। जो आपने लालू राज वाली बात कही, एक तो बयान तेजस्वी यादव का ही, इसके बाद आपको सुना दो, लेकिन एक डेटा भी दिया है तेजस्वी यादव ने। जुड़ा है, ये अंदाज जब आता है, बिल्कुल जब आप ये कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अभी बात कर रहे हैं इस पर 5 मिनट में दोबारा। इन्होंने एक डेटा भी दिया, इन्होंने कहा 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं बिहार के अंदर, अगर 1% वोटर भी छूट गया तो मतलब कितने, 7,90,000 लोग आप आउट कर दोगे। बिहार की 243 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कर लीजिए भाग, तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज हर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3,251 वोटर बाहर हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 52 ऐसी सीटें थी जहां पर हारी, जहां मार्जिन 5,000 या उससे कम था। अब अगर 52 ऐसी सीटें हैं और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लगभग 3200 वोट जो है वो कम होने वाला है, तो आप समझिए कि इसी से बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। तो ये वो डेटा दे करके कहना चाहते हैं कि भाई ये किसी भी सूरत में ये नाम हम नहीं कटने देंगे किसी का भी, क्योंकि इसको कैसे इस्तेमाल करेगी भाजपा अपने फेवर में इलेक्शन कमीशन के जरिए, ये बात नहीं कही जा सकती। समीर जी। देखिए, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव का जो डर है कि जो कह रहे हैं कि 1% वोट, तो तेजस्वी यादव मान कर चल रहे हैं कि जितने बांग्लादेशी या घुसपैठिया के वोट कटेंगे वो उन्हीं का वोट पूरा कटने वाला है, वो उनका आधार वोट बैंक है। और जो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लेकर गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि यह SIR की जो एक्टिविटी है रुकेगी नहीं। हालांकि ठीक है, आधार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने के लिए कहा है, और चुनाव आयोग जब कह चुका है कि भाई हम इस समय के पहले कर लेंगे, और यह चुनाव आयोग का दायित्व है कि एक भी वैध वोटर इलेक्शन से वंचित न हो, वोटिंग से वंचित न हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। और हम किसी का भी नाम जो वैध होगा उसे कटने नहीं देंगे, और जो फर्जी होगा उसे वोट देने नहीं देंगे। तो मुझे लग रहा है इसमें कुछ भी गलत नहीं है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। ठीक है, तेजस्वी यादव को डर सता रहा है कि हो सकता है कि सीमांचल में उनका जो वोटर रहा है या मुस्लिम कम्युनिटी का वोटर है या घुसपैठियों का वोट है, लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि इतने बड़े घुसपैठी बिहार में आ गए, तो उसका जवाब तो नीतीश कुमार। देखिए, ज्यादा तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमने कहा सीमांचल में ऐसे ज्यादा लोग पाए गए जो भी इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज से खबर आ रहा है। हाँ, तो वो हो सकता है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हों, ज्यादा लोग मुसलमान उसमें हो। एक और चीज, इससे कुछ
हम अभी ये मतलब स्पेकुलेट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन आगे क्या कहेगा अगली सुनवाई पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सुझाव दिया था कि आप एसआईआर के लिए आधार को, राशन कार्ड को, मनरेगा जॉब कार्ड को, इसको भी और वोटर कार्ड जो होता है उसको स्वीकार कर लीजिए, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो हमको इसकी वजह बताइए आप और संतुष्ट कीजिए बाकी पिटिशनर्स को कि हम ये डॉक्यूमेंट क्यों नहीं ले सकते इसके अंदर। खबर ये आई है कि ये जो इलीगल्स की पकड़े जा रहे हैं या जिनके बारे में कहा, बीएलओज ने कहा कि ये लोग बाहर विदेशी हैं और यहाँ रह रहे हैं, इनके पास आधार कार्ड भी है, इनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी है, इनके पास राशन कार्ड भी है। ये भी बता रहे हैं बीएलओज कि इनके पास हर प्रकार का डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट मान्य नहीं है एसआईआर के लिए। तो हो सकता है इलेक्शन कमीशन इसी केस को बिल्डअप करे कि साहब बाकी डॉक्यूमेंट तो बड़ी आसानी से सबने बना लिए हैं, इसलिए हमको सिटीजनशिप का प्रूफ जानने के लिए ये डॉक्यूमेंट की जरूरत है जो हमने कहा है। ये तो जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं उसमें से भी तो बहुत सारे फर्जी बने हुए ही है ना। हो सकता है बने हुए हैं। दूसरी, आज एक अखबार है बड़ा, भास्कर अखबार, उसने एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की है एसआईआर को लेकर, और उसमें कहा कि बहुत सारी जगहों पर मतलब उनके रिपोर्टर्स फील्ड में गए और उन्होंने देखा कि वो फॉर्म या तो ऐसे ही फर्जी भरवाए जा रहे हैं या उसमें कोई रिपोर्ट नहीं, केवल साइन करवा कर भरवा दिए गए हैं। कुछ जगह उन्होंने कहा कि पैसा लेकर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। ये एक शिकायत के तौर पर है, तो ये भी एक मौका है। लेकिन घुसपैठियों का मसला जो है उसको, एक तो वो गंभीर चिंता है ही ना, देश के लिए भी चिंता है, बिहार के लिए भी चिंता है, उस पर कैसे वो सुलझ सकती है, इसको होम मिनिस्ट्री को देखना चाहिए। ये बहस बार बार हम लोग करें कि इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार है कि नहीं है कि वो घुसपैठियों पर क्या चिंता जाहिर करना चाहता है, वो अपने वोट को लेकर बात करे। और ये तर्क भी हमेशा दिया जाता है कि भाई सिटीजनशिप ही तो वोट का अधिकार है ना, जो नागरिक है। तो इस दोनों के बीच में क्या रास्ता निकलेगा, पहले उसको देखने की भी ज़रूरत है। ठीक है, जो तेजस्वी कह रहे हैं वो तो पॉलिटिकल ठीक है बात, जो भी बात वो उसको कर रहे हैं, लेकिन इस मसले पर इतना आसान काम नहीं है। और 7 लाख वोटर्स को यदि आप बाहर करेंगे तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल काम होगा ही कि कैसे आप करेंगे और क्या उससे चुनाव के नतीजे नहीं बदलेंगे। और हम बैठकर सोच लेते हैं यहाँ पर कि जिसको हटा दिया वही बांग्लादेशी है। जब आपने जो चीज़ मांगी, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, यदि वो उनके पास है तो फिर हम कैसे तय कर रहे हैं उस बात को? हम मतलब चुनाव आयोग के जो बीएलओज हैं वो कैसे तय कर रहे हैं? ये सारी नहीं, ये सवाल तो मेरे मन में भी आ गया, अगर उसने ये डॉक्यूमेंट दिखाई दिया आपको, तो फिर आपको कैसे पता चला कि ये बांग्लादेशी, नेपाली या म्यांमार? हाँ, तो वही बात मैं कह रहा हूं। सारी बातें होंगी अभी आगे जाकर। एक बात ये कहना कि भाई घुसपैठियों पर हमेशा से रहे हैं या 2024 के चुनाव में, वो ठीक है, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी का मेन एजेंडा है घुसपैठिया। अब 11 साल से आपकी केंद्र में सरकार हो, 20 साल से राज्य में सरकार हो और घुसपैठियों पर आपने कोई कदम नहीं उठाया हो, तो ये सवाल तो हमेशा खड़ा रहेगा। ठीक है, लेकिन इस साल एक बहुत कंसर्टेड एक्सरसाइज दिखाई दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। कई राज्यों में एक्सरसाइज हमने इससे पहले नहीं देखी इस तरीके से धरपकड़। 2.5 करोड़ लोग आप बता रहे हैं और 1200 लोग रिपोर्ट करते हैं। स्वीकार कर रहा हूं, 100 साल लगेंगे। लेकिन इतना भी नहीं हो रहा था अभी तक। नहीं तो कोई मतलब नहीं है, ये तो नहीं शुरू नहीं हुआ ना, ये तो ऐसा है केवल ठीक है दिखाने के लिए। अरे अगली खबर पर, क्योंकि इन्होंने लालू राज की बात की। देखिए, अभी तक ऐसा लगता था कि ठीक इन्होंने याद दिलाया कि एक बीजेपी की बैठक में कुछ महीनों पहले सम्राट चौधरी शायद ये कहते हुए या कोई और नेता ये कहता हुआ दिखाई दिया था उसमें कि भाई जो भी स्ट्रेटेजी बनाए, तेजस्वी को मत घेरिए, लालू को घेरिए। तेजस्वी के नाम पर ज्यादा मत बोलिए, उसके खिलाफ मत बोलिए, लालू के खिलाफ बोलिए। और ऐसा लगता था कि तेजस्वी यादव को भी ये लग रहा है कि भाई मुझे अपने पिता की छवि से थोड़ा अलग जाना पड़ेगा। वो छवि थी गुंडा राज की, जिसको अभी लंपटई कहा, जैसे अभी जेडीयू के प्रवक्ता ने ये जैसी भाषा तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। लेकिन एक प्रोग्राम के अंदर जो चौरसिया समाज के लिए का एक प्रोग्राम था, वहां ये तेजस्वी यादव गए हुए थे और वहां उन्होंने लालू यादव के लेगेसी को याद किया। हमने ऐसे सुना नहीं है इनको भी खुलकर अपने माता पिता के 15 साल के शासन की उपलब्धियों को इस तरीके से बताते हुए। और इन्होंने कहा कि मेरे पिता ने आपको जो है जो अधिकार आपको दिए वो और कोई जो है उसको, कोई भी व्यक्ति उसको नकार नहीं सकता है। अब ये शायद अपने पिता की लेगेसी को एसेट के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं। लालू राज की बात जो है वो तेजस्वी यादव अभी तक नहीं करते थे। इनफैक्ट एक बार तो ये भी खबर आई थी कि इन्होंने अपने समर्थकों से ये कहा है कि तुम वो जो बांध करके आते हो, मोरेठा कहते हैं उसको शायद बिहार में, वो बांध के भी मत आया करो, क्योंकि ये भी एक सिंबल बन गया कि ये सब दबंग लोग हैं, दबंगई करने वाले लोग हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, ट्राइबल्स, इन सब को जो अधिकार मिले हैं, इनकी जो मेन स्ट्रीमिंग हुई है, ये इसकी शुरुआत लालू यादव ने की। और आज ये समाज जो है बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये देन मेरे पिता की है, लालू यादव की है। सुनिए। लालू जी की, हम लोगों की हमेशा से कोशिश रही है कि उन सभी लोगों को मुख्य धारा में लाया। 2
90 के दशक में लालू जी ने कोई ऐसा पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज का या आदिवासी समाज की जातियां नहीं थी जिनको लालू जी ने राजनीति में भागीदारी का मौका ना दिया। सभी लोगों को उनके समाज के उत्थान के लिए सब लोगों को मौका मिला। और हम आपको इतना ही कहना चाहते हैं कि जिस उम्मीद और जिस भरोसे के साथ आप लोग आए हैं, आपको अब इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी चिंता मेरी चिंता है। भाई लालू जी को याद तो किया तेजस्वी जी ने चुनाव में, क्या कहेंगे त्रिपाठी जी? अभी आप कह रहे थे कि नहीं करते वो। नहीं, याद तो करना ही चाहिए। लालू जी की जितनी ताकत है उसी पे तेजस्वी खड़े हैं। लेकिन तेजस्वी 2020 का चुनाव मुझे याद आता है, उसमें पूरी तरह से वो लालू प्रसाद यादव की छाया से मुक्त होना चाहते थे। और ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं कि लालू प्रसाद यादव को हर इंटरव्यू में कहना पड़ा। ढेर सारे टीवी और अखबारों के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भूरा बाल साफ करो, मैंने कभी नहीं कहा, ये मेरे ऊपर चिपका दिया गया। भूरा बाल साफ करो मतलब जो उस वक्त कहा जाता था, भूरा बाल साफ करो, जो भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला। तो जो जातीय संघर्ष का दौर था, जो 90 के दशक की याद होगी तो सबसे पहले ये नारा याद आता है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग आक्रामक होते हैं कि भाई हमने तो ये नारा कभी कहा नहीं। अभी क्या हुआ, लालू जी ने तो बहुत सफाई दी। लालू जी ने साफ साफ कहा कि जानबूझ के हमारे ऊपर चिपका दिया गया, वो मीडिया का एक सेक्शन था जो हमारे खिलाफ था। अब अभी एक विधायक है राष्ट्रीय जनता दल के, रंजीत यादव, उनके यहाँ एक सभा थी और एक व्यक्ति उनके यहाँ खड़ा होकर उसने यही नारा लगा दिया कि एक नारा एक समय में लगता था, अब फिर से आवश्यकता आ गई है कि इसे अमल में लाया जाए। दूसरे सज्जन ने उसका कुर्ता खींचा कि भाई मत बोलो ये सब, तो विधायक जी ने धीरे से ऐसे कर दिया। बाद में विधायक जी भी कह रहे हैं कि अरे नहीं वो तो हमारा आदमी नहीं था, हमसे कोई मतलब ही नहीं था, उसी मंच पर थे। उसके बाद अखबार बंद करने की धमकी, उसके बाद सूत्र को मूत्र बता देना। अब इसके बाद लालू जी को याद करने की जरूरत है क्या बिहार के लोगों को वो सब नहीं समझ में आ रहा होगा? फ्लैशबैक में वो सब 90 के दशक का वो 15 वर्ष 90 से 2005 तक नहीं याद आ रहा होगा। और तेजस्वी यादव को एक बड़ा वर्ग था जिसको लगता था कि वो उस छाया से बाहर निकल कर आ रहे हैं, लेकिन शायद तेजस्वी को यह लगने लगा होगा कि नहीं, ये एकदम आक्रामक होने का समय है, अगर हम थोड़ा सा चूक गए तो फिर पिछली बार की तरह सरकार चली जाएगी। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जैसे राहुल गांधी के लिए लोग कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व तो अपना है, लेकिन राहुल जी सामने आ जाते हैं तो जनता को लगता है। अरे ये मुझे बताइए, ये जिस जगह पर इन्होंने भाषण दिया चौरसिया समाज को, और वहां कह रहे हैं पिछड़े अतिथि पिछड़े दलित इन सबको अधिकार दिए लालू जी ने, और अब जो बात आप कह रहे हैं कि उनके सामने लालू राज को याद किया जाएगा, तो उनके अंदर क्या भावना आएगी? किसी भी कारोबारी, किसी भी सामान्य अमन पसंद व्यक्ति के सामने वो राज याद आएगा। और हमसे तो हमारे जो बिहारी मित्र हैं वो कहते हैं कि भैया तुम तो यूपी में हो, दिल्ली रहे हो, जरा बिहार के किसी व्यक्ति से पूछो हम लोगों को कैसे भगाया गया वहां से कि गलती से यहां रह गया तो या तो अपराध में जाएगा या मर जाएगा या गंदे तरह का काम करेगा। ये खतरनाक। मैं पिछड़ी जातियों की बात कर रहा हूं, उनके लिए वो दौर कैसा था? नहीं, पिछड़ी जातियों के लिए भी एक बड़े वर्ग को मिला, और ये तो कहा ही जाता है ना कि भाई उन्होंने एक वर्ग को लाठी दे दी, ये कहा जाता है और ये बहुत हद तक सच भी है। तो वो 32% तो इंटैक्ट है ना मुसलमान यादव वाला, आप बढ़ेंगे कहां? उसके अलावा किसी का सशक्तिकरण नहीं हुआ। नहीं, किसका सशक्तिकरण हुआ बताइए मुझे? अगर सशक्तिकरण हुआ होता तो आज ये इतनी पार्टियां जो बिहार में खड़ी हो गई वो हो पाती क्या? ठीक है भाई, ये यही अति पिछड़ा खास तौर पर जो 32% से ज्यादा है बिहार का, वो तो पिछले हम देख ही रहे हैं लगभग 20 साल से नीतीश कुमार के पीछे खड़ा ही है। लेकिन लालू का राज किसी और ने भी याद किया। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इन दिनों बहुत सवाल हैं। हमने भी आपको हेडलाइन में बताया था, फिर कई मर्डर हो गए हैं बिहार के अंदर, और नीतीश कुमार सवालों से घिरे हुए हैं। लेकिन सिर्फ विपक्षी हमले कर रहा है उन पर, ऐसा नहीं है। एनडीए के सहयोगी हैं चिराग पासवान। अब चिराग पासवान और नीतीश कुमार की अदावत तो अब जग जाहिर है। तो अब ये सब जब हो रहा था, खासतौर पर वो जो हत्याकांड हुआ एक कारोबारी का, गोपाल खेमका का, उसके बाद चिराग पासवान ने एक रिएक्शन दिया था, काफ़ी स्ट्रांग था। उन्होंने कहा भी अगर ऐसा होगा तो सवाल तो उठेंगे ही लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, जंगल राज की बात लोगों को कहने का मौका मिलेगा। अब इनको जवाब मिला जीतन राम मांझी जी से, वो भी एनडीए का हिस्सा हैं, केंद्र में मंत्री हैं, बिहार सरकार में हैं, और उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जो है अभी अनुभव नहीं है उनको ज़्यादा, और इन्होंने लालू का राज देखा नहीं है भाई। उन्होंने ये कहा कि पुरानी बात हो गई, बच्चे थे तब ये, तो इन्होंने वो दौर देखा ही नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है कि हम जब जंगल राज कहते हैं लालू राज को तो उसका मतलब क्या है। हर बिहारी जानता है उसका मतलब क्या है, लेकिन चिराग अभी शायद वो सारी बातें समझने में समझ नहीं पा रहे हैं। सुनाते हैं आपको दोनों के बयान।
चिराग पासवान जी हम लोगों के गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कभी कभी, इसीलिए मैं उनको कहता हूं कि कहीं लगता है कि अनुभव की कमी उनको है। वो भूल जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर ऐसा आज नहीं ना है बिहार का कि एक अन्य मार्ग में क्रिमिनल और विक्टिम के बीच में समझौता करा करके रैंसम दे करके छुड़ाया जाता था। आज वैसा ना हो रहा है। आज तो यहाँ हो रहा है, देखे नहीं कि अभी उसने मारा खेमका को, कि क्या नाम था उनका, गोयनका को, तो उनके अपराधी को ठोक दिया गया। आज तक कहीं है किसी के राज में ठोका जाता था? उनको हो सकता है कम उम्र के हैं, 2005 के पहले की राजनीति उनको न समझ में आ रही होगी, इसीलिए शायद ऐसा बोल रहे हैं। चिराग ने भी लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाया, उनको भी धमकी मिली है। और चिराग भी लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा रहा है। जाके प्रधानमंत्री जी से बोले कि जंगल राज आ गया है। 4 लाइन का रिएक्शन, लेकिन ठीक है, चिराग पासवान को शिकायत है तो जाके प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि बिहार ठीक नहीं चल रहा है, ये उन्होंने कहा। अब आपको बताता हूं मैं ये कि नीतीश कुमार एक के बाद एक जो कुछ पॉलिटिकल फैसले ले रहे हैं चुनाव की दृष्टि से, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले, वो तो दिखा रहा है कि अब चुनाव की दिशा में उनकी पार्टी पूरी तरीके से लग चुकी है। अब इन्होंने, नीतीश कुमार जी ने जो नई घोषणाएं की हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने एक लंबा पोस्ट किया, नीतीश कुमार जी के अकाउंट से पोस्ट हुआ है, और उन्होंने कहा है कि 2005 से 2020 15 साल में हमने 8 लाख सरकारी नौकरियां दी थी। उसके बाद हमने 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के तहत 2020 के लिए लक्ष्य रखा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, मतलब 20 लाख। हमने इसको बढ़ा करके रिवाइज कर दिया और 2025 अगस्त तक 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार, ये हम लोग लक्ष्य निर्धारित किया है और ये हम पूरा करेंगे। 50 लाख, मतलब टोटल 50 लाख मिला करके सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर मिला करके, इसमें 12 लाख सरकारी नौकरी होगी। अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है, मतलब 49 लाख नौकरियां और रोजगार जो है हम बांट चुके हैं और 50 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार का लक्ष्य निश्चित रूप से पार कर लिया जाएगा। और इसी क्रम में अगले 5 साल, मतलब 2025 में जीत गए तो अगले 5 साल में हम इस लक्ष्य को दुगना करते हुए 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। ये उन्होंने उन्होंने कहा है कि इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है और एक कौशल विकास विश्वविद्यालय जो है हम बनाएंगे, जो कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर होगा और इसका जो नाम है वो जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय होगा। स्किल डेवलपमेंट के लिए हम एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, एक कमेटी हमने बना दी है, कैसे आप 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और ये जो रोजगार के अवसर हैं ये आप देंगे। तो मतलब बिहार में कोई व्यक्ति जो है, नीतीश जी ऐसा कह रहे हैं कि अगले 5 साल के बाद तो बेरोजगार बचेगा ही नहीं, इनकी बातें अगर सच माने तो। ये थोड़ा सा ओवर ऑप्टिमिज्म है और ये पॉलिटिकल स्पीच है, क्योंकि बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट में मैं स्किल डेवलपमेंट के लिए गया हूं। अच्छा। उनकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या जो बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं वो 3री या 5वीं क्लास से ऊपर ज्यादातर लोगों की नहीं है। पहली बात तो ये, तो उनको रोजगार देना भी इतना आसान नहीं है। और जो पुअर सिचुएशन है पूरे बिहार के अंदर, जो मैंने पर्सनली अपनी आंखों से 3-4 साल पहले देखी हैं, तो कहीं नहीं लगता कि इतने बड़े टारगेट्स को अचीव किया जा सकता है। दूसरी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर साल सरकारी नौकरियां दी जाती हैं, वो ऑटोमेटिक होता है। तो अगर वो हर साल सरकारी नौकरियां दी जाती हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट जो इन फिगर्स के अंदर बताया जा रहा है वो तो ऑटोमेटिकली हर सरकार के अंदर होता ही होगा। और जो चीजें, जो भी मेरी अपनी फीलिंग्स हैं वहां ट्रैवल के अंदर, वो पता चली कि रोजगार की जो सिचुएशन है वो बिहार के अंदर इस समय बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। वो कह रहे हैं 10 लाख सरकारी नौकरी दी जा चुकी है पिछले 5 साल में और 39 लाख रोजगार के अवसर, मतलब 50 लाख लोगों को नौकरी या कोई और प्राइवेट नौकरी जो है वो कह रहे हैं कि हमने उपलब्ध करा दी है। तो फिर इतना पलायन क्यों है बिहार से? देखिए, नीतीश कुमार जी जिस तेजी से घोषणाएं कर रहे हैं तो वो देख के लग रहा है कि हर 2 साल में चुनाव होना चाहिए। 5 साल का होना ही नहीं चाहिए, 2 साल में चुनाव होंगे तो ज़्यादा सरकारी नौकरियां सरकारी के मुख्यमंत्री बांटेंगे।
देखिए नीतीश कुमार को इतनी घोषणा करने की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार कुछ बिहार में बेसिक काम ही कर देते या करने की गारंटी दे दे तो मुझे लगता है बिहार में बदलाव हो जाएगा। वो ये कह दे कि भाई मैं बिहार को अपराध से मुक्त कर दूंगा, वो ये कह दे कि भैया हर घर एजुकेशन की मैं व्यवस्था सुनिश्चित कर दूंगा, अस्पताल बहुत बेहतर कर दूंगा। अगर जिस तरीके से ड्रॉप आउट रेट बिहार के अंदर है कि बच्चे पढ़ने नहीं जाते, 8वीं 10वीं के बाद बच्चा वहां पढ़ नहीं रहा है, स्कूल्स का एजुकेशन का सिस्टम खराब है, अगर वो ये व्यवस्था सुधार देंगे तो लड़के अपने आप नौकरी मिल जाएगी। नीतीश कुमार को जरूरत नहीं है। जिस तरीके से बिहार के अंदर पलायन है कि आप देखिए ना, टैक्सी चलाने से लेके मजदूर से लेके पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाते हैं और जिस तरीके से उनके साथ बुरा व्यवहार होता है, बिहारी कह के जिस तरीके से उन्हें व्यवहार किया जाता है, मुझे लग रहा है अगर बेसिक सुधार अगर नीतीश कुमार अपने राज्य में सुधार देंगे तो उन्हें बाकी घोषणाएं करने की जरूरत नहीं है। पढ़ लिख के युवा अपनी नौकरी ढूंढ लेगा। वैसे एक दिन हमको भी ये प्रयास करना चाहिए कि एक बार बताएं, देखें, क्योंकि अभी 51,000 नौकरियों के सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री ने दिए हैं। वो भी कहते हैं शायद कि केंद्र की तरफ से 10 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं, सरकारी नौकरियां 10 लाख नौकरियां सरकार केंद्र सरकार दे चुकी है। ये कह रहे हैं 10 लाख नौकरी मैं दे चुका हूं। यूपी में सरकारी नौकरियों के सर्टिफिकेट बंटते रहते हैं। तो मतलब देश में इन पिछले 10 सालों के अंदर कितने लोग जुड़ गए भाई सरकारी सेवाओं से, इसका भी एक आंकड़ा कभी नहीं, नौकरियां तो दी ही गई हैं। और ये तो अब तो नौकरियां जितना दबाव है सब सार्वजनिक कार्यक्रम में दी जा रही है ना। पहले तो चिट्ठी घर आ जाती थी अपॉइंटमेंट की, इसमें कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उसको दे रहे हैं। तो ये अगर कह रहे हैं 50 लाख तो मानना चाहिए। नहीं, 50 लाख दे देंगे ऐसा इसलिए हम नहीं मानेंगे, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, नौकरियां कह रहे हैं तो नौकरियां देंगे। चलिए।